हाँ ये देखो, ओके, बहुत सीधी से मुझे रेस जीतना है, सॉरी प्रेशर में ना आए आप, और आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो नंबर लाके दिखाइए, और आपके नंबर सिर्फ नहीं आते, इसलिए आप क्या है कि स्टार्टिंग में 4 दिन ऑप्शन थे, फिर 4 दिन आप प्रेजेंट हो गए। अब आपके मन में आता है मैं 4 दिन तो प्रेजेंट था, फिर भी नंबर नहीं आया मेरा। आपका नंबर जो नहीं आया वो 4 दिन जो आपने ऑप्शन थे ना, उसका कंसेप्ट जब अप्लाई होता है ना तो फिर आपके नंबर नहीं आते। आपका चेहरा देखियो, मुझे गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई की याद आ रही। फ्यूचर आपका ब्राइट है, बचपन में वो भी ऐसे ही रहेंगे। सुंदर पिचाई से कोई जान पहचान तो नहीं है? एक बार आपका फोटो खींच के गूगल पे अपलोड कर दे, सुंदर पिचाई जान जाएंगे कि मेरा एक हमशक्ल यहाँ पर प्रेजेंट है, गरुड़ा बेस्ट में प्रेजेंट पड़ता है। क्या हुआ? हेलो एल्किन हेलो इन आ रहा है एआईटीएस में, हाइड्रोकार्बन। हेलो एल्किन हेलो इन टेस्ट डेट कब है? इसी संडे, तब तक हम खत्म कर देंगे। हेलो एल्किन हेलो इन खत्म हो जाए। अच्छा मुझे बता दिया करो टेस्ट सिलेबस। तो हेलो आपकी फ्राइडे, आपकी वेडनेसडे की 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास है, फ्राइडे की 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास है, और आज मैं छोड़ूंगा आपको 2:30-3 बजे, जिसको जाना हो खाने और निकल जाएगा। अब तो क्लास चलो स्टार्ट करें। आज आपकी शाम को मैंने एक क्लास रखी थी, लेकिन आपका कुछ दूसरा प्रोग्राम उस समय से पहले कुछ आपसे बातें करने के लिए केमिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा मेरा ही समय बर्बाद होगा, जल्दी से पढ़ लेते हैं। एआईटीएस से पहले हेलो एल्किन हेलो एरिन अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो एक टेस्ट आपका मैं आज कौन सा दिन है? मंडे है, तो एक टेस्ट जीओसी को मैं लूंगा, जीओसी का, और एक टेस्ट हेलोजन डेरिवेटिव का, हेलो एल्किन हेलो एरिन और हाइड्रोकार्बन के। तो 2 क्लास टेस्ट होंगे आपके बिफोर एआईटीएस। डन? हाँ, मैं आज नॉन स्टॉप लूंगा क्लास, छोड़ो बातें मत करो। एक्चुअली अब देखो यार, कुछ चीजें हमें सिस्टम, हम चीजें क्या है ना कि हमारे ऊपर भी लोग आदेश करेंगे सर ये वाली क्लास कैंसिल कर दीजिए, तो फिर वो करना पड़ता है ना, कुछ डिमांड होती है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। मैं उसके अगेंस्ट जाके काम करूंगा तो ये होगा कि नहीं आपकी वजह से सब गड़बड़ हुआ, तो अगेंस्ट नहीं हो सकते ना। चला, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, ये हो चुका है क्या? स्टार्ट हो चुका है, हम दे देंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, एल्कीन सो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कौन कौन से? रिडक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, और क्या है? पॉलीमराइजेशन। एल्कीन जो होता है ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो करता है। एक रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, जब भी एल्कीन का रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं, कैटलिस्ट निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम या किसी भी कैटलिस्ट से कराते हैं, तो ये इनके बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ये H दोनों कार्बन पे जुड़ के एल्कीन बन चुके हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, पीसीएच मतलब पढ़ चुके ना आप लोग, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, आप मुझे बताएं। ये पढ़ चुके हैं ना, इसमें ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सब के बारे में हम जान चुके हैं। फिर उसके बाद सीन एडिशन वगैरह सब जान चुके हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन जो होता है बहुत कॉमन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन से हम एल्काइल हैलाइड हेलो एल्कीन्स वगैरह का फॉर्मेशन, अल्कोहल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये आपका हेलो एल्कीन को भी कवर करता है। तो चलिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे पहले एडिशन रिएक्शन आप जानते हैं एडिशन रिएक्शन, तो मैं 2 बात आपको एडिशन रिएक्शन के बारे में बता दूं कि जैसे मान लिया कहीं पर कोई मॉलिक्यूल ऑलरेडी है, वहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल आया एक्स और वाई, ठीक है, कोई रियल मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे हमने HCl ले लिया, CCl4 सॉल्वेंट की उपस्थिति में, तो HCl का H+ और Cl- इसके पाई बॉन्ड को तोड़ के जुड़ गया, एक कार्बन से H जुड़ गया और एक कार्बन से क्या जुड़ गया? Cl। एक कार्बन से हमने H जोड़ दिया, एक कार्बन से Cl, तो ये एक एडिशन रिएक्शन है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स ले लें आप, किसी ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन करें जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, KCN कैटलिस्ट की उपस्थिति में K पर प्लस और CN पर माइनस है, CN माइनस ने कार्बन पर प्लस था, O पर माइनस था, ये CN यहाँ पर अटैक करके और ये O के साथ जुड़ गया H, तो ये भी एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में कुछ भी बाहर न निकले बल्कि एडिशन हो रहा हो, मतलब प्लस हो रहा हो, और कुछ भी बाहर न निकले, इनकी मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाता है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके हम डबल क्या होते हैं, दोनों को मिला करके हम जोड़ते हैं, इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन और भी आप देख सकते हैं, जैसे आप प्रोपीन लिए, प्रोपीन का रिएक्शन HBr के साथ कराएं और आप साथ में पेरोक्साइड ले लें ROR, और यहाँ पर Br किनारे जुड़ गया, क्यों किनारे जुड़ा हम आगे देखेंगे, पर एक किनारे जुड़ गया, तो ये एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन। इसमें जितना एटम इसके पास था और इसके एटम सब आपस में जुड़ गए, जो वजन इसका था वो वजन दोनों के वजन जुड़ के कंबाइन हो जाए, इसका जो वजन होगा वो इन दोनों के वजन के क्या होगा? इक्विवेलेंट है, एकदम सेम होगा। तो एडिशन रिएक्शन में अक्सर देखा जाता है कि एक बॉन्ड टूटता है, अक्सर पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पर पाई बॉन्ड टूटे और सिग्मा बॉन्ड टूटे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो ना, तो ये एक प्रकार से स्टेबलाइजिंग प्रोसेस होता है। एक हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल जो होता है एक लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। ये अपने आप होता है, बाहर से किसी हीट की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी किसी जगह पर किसी रिएक्शन को मतलब शुरुआत करने के लिए थोड़ी हीट की आवश्यकता पड़ती है, बाकी ओवरऑल रिएक्शन अपने आप हो जाता है। तो ये एक प्रकार से एडिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 एटम और 2 ग्रुप एडेड टू ए मॉलिक्यूल रिजल्टिंग प्रोडक्ट विद लोअर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें 2 एटम 2 ग्रुप, एक एटम या एक ग्रुप किसी मॉलिक्यूल पे जुड़ जाए और जो प्रोडक्ट बने उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, एनर्जी कम हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसकी कम हो, उसे कहते हैं हम एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हाइब्रिडेशन में चेंजेस अक्सर होते हैं, एक आध केस में नहीं होता है, जिसमें sp2 से किसमें चेंज हो गया sp3 साथ में। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक क्यों है? हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? लो एनर्जी, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये अपने आप होता है, अगर अपने आप बाहर से किसी ताकत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, मतलब इसमें हमें किसी फोर्स की, जैसे दोनों को मिला दीजिए एक साथ में, ये रिएक्शन अपने आप हो जाए। ओके, और ये एडिशन रिएक्शन जो होता है ये पहला अटैक, जैसे आपको बताऊं अब आगे हम आपको सिखा देंगे कि इसमें जब भी रिएक्शन होता है इसमें पहला अटैक H+ का होता है और दूसरा अटैक किसका होता है? Cl का। H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है और इसमें पहला अटैक Cn का होता है, दूसरा अटैक किसका होता है? H+ का। पहले HCN जुड़ता है बाद में H जुड़ता है, इसमें पहले Br फिजिकल जुड़ता है फिर बाद में H जुड़ता है। तो पहले अटैक के आधार पर एडिशन रिएक्शन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, टाइप्स, ठीक है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एक को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और नेक्स्ट को कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये आप जानते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है AE रिएक्शन कहते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को AN रिएक्शन भी कहा जाता है, और इसको कहते हैं AR रिएक्शन, रेडिकल एडिशन रिएक्शन। AR रिएक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अटैकर जो होता है ना, फर्स्ट अटैकर
फर्स्ट अटैकर जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। इसका फर्स्ट अटैकर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जो कि न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज। इसका फर्स्ट अटैकर क्या होता है, जो है फ्री रेडिकल। तो फ्यूचर में कोई बोले कि ये फ्री रेडिकल एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है, इसका अंदाजा आप दें। वैसे तो फ्री रेडिकल भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल भी एक प्रकार से क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, परंतु फ्री रेडिकल को सेपरेट करके अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। पक्का। तो अब हम जो एल्कीन है, अब मुझे बताएं पहला अटैक कब होगा किसी मॉलिक्यूल में, जब सामने वाला मॉलिक्यूल बाई नेचर न्यूक्लियोफाइल होगा। भाई पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल होगा तभी तो होगा ना। तो बाई नेचर न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो इसीलिए एल्कीन एल्काइन पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बारी आती है तो सामने कौन आता है, एल्कीन और एल्काइन। तो इट अकर इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये कहां होता है, ये इन एल्कीन में होता है और एल्काइंस में होता है। ये कहां होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डिहाइड में होता है, ये कीटोन में होता है, ये इमाइन में होता है, ये साइनाइड में होता है और आइसोसाइनाइड में। परंतु हमारे सिलेबस में एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जानना। ठीक है, बाकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आगे हम देखेंगे, ये एल्कीन में होता है, एल्कीन में ही होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किसमें होता है, ये आप एल्कीन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ। द एडिशन रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले मैंने डायरेक्ट बता दिया तो समझ में नहीं आएगा, इसे थोड़ा आसान करता हूं। ठीक है, अगर कहीं पर किसी जगह कोई एल्कीन है, उसके मोहल्ले में कोई ऐसा रिएजेंट आ जाए जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो चीज प्रेजेंट हो, तो इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस, और न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा, माइनस। अगर मान लो कोई कैटलिस्ट आ जाए जो इनकी ब्रेकिंग को मतलब इसे बढ़ा दे तो ये रिएक्शन तेज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं भी बढ़ाए तो भी रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो होंगे ये दो प्रकार के होंगे। एक वह इलेक्ट्रोफाइल जिस पर लोन पेयर होगा इलेक्ट्रोफाइल पर, और एक वो इलेक्ट्रोफाइल होगा जिसके इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर नहीं होता। तो दो तरह के एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेंगे, दोनों के में रिजल्ट काफी कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर भी होता है, समझ में आ गया। और दोनों में कैसे क्या होगा, एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल, चाहे लोन पेयर वाला जोड़ दें चाहे न्यूक्लियर, दोनों के मैकेनिज्म में फर्क होता है। सब समझ में आ गया, दोनों के मैकेनिज्म में क्या होता है फर्क, ये मैं मैकेनिज्म आपको बता दूं। मैं ये तरीका बता दूं ताकि दिमाग में आपके कभी अगर कुछ भूल जाए तो आप तुरंत उसे बता सके। पहले मैं बताता हूं, यहां पर फर्स्ट केस व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैव नो लोन पेयर, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैव नो लोन पेयर, कोई इशू नहीं, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं, तो होगा क्या, ये एल्कीन है। इलेक्ट्रोमेक इफेक्ट जानते हैं, मतलब जब किसी एल्कीन पर कोई अटैकर कोई रिएजेंट नजदीक आता है तो ये बॉन्ड पोलराइज होकर अपने आप टूट जाता है। ये पहले नॉन पोलर है, एल्कीन अपने मोहल्ले में आराम से जीवन बिता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्कीन के बीच में पाई बॉन्ड रहता है। समस्या तब आती है जब इसके घर में कोई आतंकवादी आ जाता है, समस्या तब आती है जब इसके मोहल्ले में कोई ऐसा रिएजेंट आ जाए जिसमें कौन सा पार्ट हो, प्लस या माइनस पार्ट, ये जो खुद पोलराइज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन, रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है किसमें, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, और इधर पाई बॉन्ड भी टूट जाता है किसमें, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव ये इस पर सबसे पहले अटैक कौन करेगा, देखो ये दोनों में से, जैसे एक बर्तन में आपने ये रखा था, ये टूट के इन तीनों में, दोनों में कन्वर्ट हो गया। अभी मोहल्ले में तीन लोग हैं, एल्कीन है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। आप इस एल्कीन पर पहला अटैक किसका होगा, इसकी तरफ दौड़ेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल ही दौड़ेगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल दौड़ेगा, क्योंकि एल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। तो जब इसकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल दौड़ेगा तो इस इलेक्ट्रोफाइल के दौड़ने की वजह से, इसकी आने की वजह से इसका पाई बॉन्ड पोलराइज होकर एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, और जिस पर शिफ्ट होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, बोलो माइनस, और जिस पर से शिफ्ट होगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, ये माइनस वाले से जुड़ जाएगा। बस यहाँ एक सावधानी याद रखना कि इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन से जुड़ेगा उसके बगल में प्लस दिखेगा, आया समझ में। अगर इलेक्ट्रोफाइल लेफ्ट कार्बन पे जुड़ा तो राइट में प्लस आएगा, राइट में जुड़ा तो लेफ्ट में। अगर कहीं पर केटायन एक जैसा हो तो कोई इशू नहीं है, कहीं भी जोड़ सकते हैं, परंतु अगर कहीं पर केटायन दो बनने वाले हो तो आप उस केटायन को बनाएंगे जो केटायन स्टेबल होगा। बस इतनी सी सावधानी याद रखना। अगर दोनों कार्बन सेम है तो कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं, दोनों कार्बन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोफाइल को उस हिसाब से जोड़ना कि जिससे कि केटायन क्या बने, स्टेबल। पक्का, तो याद रखना ये बना। अब इस पर किसका अटैक होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, आप न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करें। एक और बात यहां पूछना चाहता हूं, ये न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगी, ये प्लेनर, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों तरफ से रास्ता ओपन। मैंने केटायन बताया था ना आपको, केटायन में अटैक वैसे भी हो सकता है और वैसे। न्यूक्लियोफाइल आप ऊपर भी लिख सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल कहां लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे, सीन और एंटी दोनों तरफ से। तो आप चाहें तो एक ही लिखें, दोनों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो तब काम आएगा जब कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री की बारी आएगी। अभी तो सिंपल हमें लिखना है तो कहीं भी आप लिख सकते हैं, अगर कार्बन नहीं बनता है तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो अब मैं मिटा दूं तो समझ गया आपने, क्योंकि दो लिखा रहेगा तो थोड़ा सा और लगता है और कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों क्यों लिखा था। नेक्स्ट, अच्छा एक और केस, अगला केस क्या है, अगला केस है कि जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर, एक और बात, इसमें इंटरमीडिएट क्या बना, इसमें इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। अब बताओ रिएलमेंट की संभावना है कि नहीं, मान लिया केटायन बना, क्योंकि थोड़ा देर बाद अटैक करेगा ना, उससे पहले इसमें क्या हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल रिएलमेंट के बाद भी अटैक कर सकता है, यहां पर रिएलमेंट पॉसिबल होता है। रिएलमेंट पॉसिबल, याद रखना, ये सिंपल केटायन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट सिंपल कार्बोकेटायन। बात समझ में आ रही बेटा, आगे हम बात करते हैं। मान लिया यहां पर अगर हमने व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैव नो लोन पेयर, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर ना हो, अच्छा हो चुका है क्या, हैव लोन पेयर, ठीक उसी प्रकार से भी टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल, हो सकता है कहीं कहीं कैटलिस्ट भी कोई ले ले, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और इसकी तरफ कौन बढ़ेगा, जल्दी से बताएं, इसकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल बढ़ेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बढ़ के किसी एक कार्बन से जुड़ जाएगा। अब जिस भी कार्बन से जोड़ना चाहे इसे जोड़ सकते हैं, चलो हमने इसको इस बॉन्ड को यहां पर तोड़ दिया और ये केटायन बन गया और इसे हमने यहां जोड़ दिया। जैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये पड़ोसी कार्बन का यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी की नहीं कमी, यहां पर बताओ, इसकी हालत बिल्कुल वैसी है, ये लोन पेयर वाली ऑर्बिटल है और ये पड़ोसी का पी ऑर्बिटल खाली।
अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या ऑप्शन होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल को दिख रहा है कि इसका पड़ोसी जो है ये इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से अनस्टेबल, ये मरने वाला है, हाईली अनस्टेबल है। और एक मॉलिक्यूल में बार बार बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में दे दे, इसके साथ ये वाला ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर ले, तो ये वाला ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा नहीं पूरा हो जाएगा बताओ। तो जिसके पास लोन पेयर होता है वो बस अपना लोन पेयर वाली ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल से ओवरलैप करा देता है, बिल्कुल ऐसे। ये समझा रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं आपको, ये इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्बिटल ओवरलैप है। यहाँ पर एक साइक्लिक केटन बन जाता है, इस साइक्लिक केटन को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या यहाँ पर भी अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इस केटन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं। ये तो ऑक्टेट पूरा हो गया ना इसका। अच्छा हाँ, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से यहाँ पूरा प्लस नहीं, पार्शियल प्लस है इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा, लेकिन पूरा प्लस नहीं, तो इसे कहा जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन। इसे कहा जाता है एनसीसी, क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन। तो जब लोन पेयर होता है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन। अच्छा बताओ इसमें रिएरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन की रिंग ये ऐसे नहीं कि ओवरलैप कर लिया तो खुलती नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वापस फिर से ये दोनों साइड में से किसी भी साइड से बॉन्ड छीन सकता है, परंतु ये उधर से छीनता है जिधर केटन स्टेबल बने। मतलब अगर राइट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना उसको दर्द कम होगा तो राइट से छीनेगा, जिस जो स्टेबल होगा ये ज्यादातर उधर साइड से इलेक्ट्रॉन छीनता रहता है, बीच बीच में ये ऐसे बनता रहता है, ये इधर लेफ्ट वाले से भी छीन सकता है, ये राइट वाले से भी छीन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से। ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल ऐसे। ये लोन पेयर यहाँ पर जैसे इसके पास है, इसने देखा कि ये केटन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुरंत ही अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, और लोन पेयर डोनेट करने के बाद ये इस तरह की स्थिति आ जाती है। अब बुक्स में ये नहीं दिखाता, बुक्स में दिखाता है कि इसका रिएक्शन इसके साथ होकर डायरेक्ट ये बनता, लेकिन ये समझ में हमें तब आएगा ना जब हम सोचे कि ऐसा होता होगा, या हम कि ऐसा होता होगा, ऐसा हम मानते हैं, हमें तुरंत ये वाला प्राप्त होता है। ठीक है, और ये रिंग फिर ओपन होती रहती है। अब मुझे बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल एक तरफ से जुड़ के इधर ये ब्लॉक कर लिया, अभी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इसके बैक साइड एरिया में एकत्रित होगा, और जैसे रिंग खुलेगी, चाहे जिधर से रिंग खुलेगी, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक और जुड़ जाए। इसमें हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफाइल जिधर से जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसकी अपोजिट साइड से जुड़ता है, हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने सामने वाले एरिया को क्या कर रखा है, साइकिल बना के ब्लॉक कर रखा है। तो न्यूक्लियोफाइल का रास्ता ही हमेशा कहां से मिलेगा, अटैक करने का, पीछे से। तो इसे एंटी एडिशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें रिएरेंजमेंट नहीं होता, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनते हैं। इसमें जिधर से भी आप जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को, इनकी दिशा आते वक्त अपोजिट होती है, आने के बाद फिर अपोजिट होंगे नहीं होंगे, लेकिन आते वक्त क्या होती है, हमेशा अपोजिट। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ नीचे से अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से। कार्बोकेटायन बन ये कार्बोकेटायन हम आपको बता, ये डायरेक्ट हमें ये प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है, हम ऐसा मानते हैं कि बीच में ऐसा बनता होगा, और बनते ही ये रिएरेंज क्यों करता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए। रिएरेंज करके भी ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता। सुन लीजिए, अगर इसने रिएरेंजमेंट कर भी लिया तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसने इसके लोन पेयर से बॉन्ड बना लिया तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ज्यादा फायदा इसके लिए क्या होता है, ऑक्टेट पूरा करना। इससे रिएरेंजमेंट से अच्छा ऑक्टेट पूरा कर लेता बैक बॉन्डिंग से, क्योंकि ये तो और ज्यादा ऑप्शन है ना। लेकिन जो रिंग बनती है ये भी स्ट्रेन रिंग होती है, ये खुलती रहती है, बंद होती रहती है, और न्यूक्लियोफाइल जैसे खुलेगा पीछे से इस पर अटैक कर जाएगा। मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे मान लिया ये एल्कीन, ये मोबाइल एल्कीन, इस एल्कीन पर ये पाई बॉन्ड अटैच है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दो टुकड़े हुए, इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पर जुड़ा, और इस पे जुड़ते ही इलेक्ट्रोफाइल को दिखा बगल में ऑर्बिटल खाली है, इसने ये वाले ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देकर के ओवरलैप कर लिया, तो ये मोबाइल के नीचे वाला एरिया पूरा ब्लॉक हो गया, ये वाला एरिया ब्लॉक हो गया। लेकिन हाँ, ये रिंग खुलता रहता है, यहाँ पर कौन सा चार्ज रहता है बताओ, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इधर से खुलता रहता है, बिल्कुल ऐसे। एक पेन और दीजिए, मुझे आइडिया आ इधर एक और न्यूक्लियोफाइल है वहां से, हाँ ठीक है, ऊपर मोबाइल पकड़िए, ये मोबाइल मिलेगा रैंक यार बाद में, लेकिन अच्छी वाला मिलेगा, मेरा वाला तो थोड़ा पुराना हो जाएगा तब तक। ठीक है, पुराना नहीं चाहिए था। ये एक तरफ जुड़ा ऐसे, ये एक तरफ ऐसे जुड़ जाएगा, अभी वाला एरिया ब्लॉक। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरफ से रिंग खोल सकता है, और ये खुलता उधर से। फ्रांसिस नामक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया, ये रिंग खुलता किधर से है, तो उन्होंने देखा कि जिधर केटन स्टेबल होते हैं रिंग उधर से खुलता है, तो ये रिंग इधर से खुलेगा और ये वाला बॉन्ड खुलते हैं, यहाँ पर प्लस आएगा, और पीछे एकत्रित है कौन, न्यूक्लियोफाइल, ये जड़ से यहाँ जुड़ जाए। अगर ये रिंग वहां से खुलता ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आता, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाता। दोनों अगर बराबर स्टेबल कार्बोकेटायन होंगे तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, पर दोनों अगर बराबर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को हम हमेशा वहां जोड़ेंगे जहां पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। ये एंटी एडिशन प्रोसेस। अच्छा, इसमें रिएरेंजमेंट वगैरह, इसमें केटायन क्या होता है, नॉन क्लासिकल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक पेन भी आपकी मेरे पास, ये बन गया। आगे बढ़ो तो बताओ इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बता दो जल्दी से, मैं भूल रहा हूँ, दो चार शब्द लिख लेते हैं इसके बारे में। अरे अब एक बार हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, बस करो भाई, बस रुक जाओ। हाँ, अब हमें ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। रिएरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पर रिएरेंजमेंट पॉसिबल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल कहां से अटैक कर सकता है बताओ, सिन एंड एंटी एडिशन दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा बताओ, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन या नॉन क्लासिकल केटायन। यहाँ पर रिएरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, रिएरेंजमेंट प्रोडक्ट है, नॉट फॉर्म, नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अच्छा रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें रिएक्टिविटी, ये केटायन स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, इसमें ये केटायन स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, यानी दोनों केस में आप केटायन बना के चेक कर लिया करो। और केटायन की स्टेबिलिटी को कौन सा ग्रुप बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो बनाते हैं। तो अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्कीन में लगा होगा तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी, पक्का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। इसमें भी वही लिख लेंगे सेम। बस अब हम चलें, अब हम क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे। अब हम ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बदलेंगे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल की जगह एच ले लेंगे, यहाँ पर हेलोजन ले लेंगे, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा हाइड्रो हेलोजनेशन।
ये भी हम इसके स्थान पे हाइड्रोजन ले लेंगे, OH ले लेंगे, पानी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रेशन। समझ में आ गया? तो अगर हमने दोनों जगह Cl2 ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ भी Cl ले लिया, तो क्लोरीनेशन। समझ में आ गया? एक जगह Cl ले लिया, एक जगह OH ले लिया, तो क्लोरो हाइड्रोक्सिलेशन, क्लोरो और हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे। तो अलग अलग ग्रुप लेंगे। आपको पहचानना सिर्फ इतना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसका ईएन कम होगा, और न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसका ईएन। और याद रखना, अगर लोन पेयर, क्या लिखा मैंने, अगर यहाँ पे लोन पेयर होगा तब तो आपका ये वाला केटायन डायरेक्ट बना दिया। तो लोन पेयर में आपको कुछ नहीं करना, ये इलेक्ट्रोफाइल को दोनों कार्बन से जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक रखा मैंने, ये इसको मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, कंक्लूजन होता है, पर इसको मैं पहले पढ़ाऊंगा, उल्टा पढ़ाऊंगा आपने भाई सारे रिएक्शन बताने के बाद फिर। लेकिन उससे क्या होगा कि फिर आदमी बोर हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। ऐसे क्या कि अब समय कम लगेगा, हम जल्दी कर लेंगे। जैसे मांगे ये एल्कीन आ गया, यहाँ पर एक सावधानी याद रखना, सावधानी की इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते वक्त आप हमेशा मोर स्टेबल केटायन बनाना। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस हिसाब से कराना कि कार्बोकेटायन क्या बने बताओ, मोर स्टेबल। यदि दो केटायन बनने वाले हो तो ज्यादा स्टेबल वाला केटायन बनेंगे। इफ देयर इज चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू केटायन देन वी विल मेक मोर स्टेबल केटायन। इसी को मार्कोनी का फंक्शन ने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना हो तो वहां इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़े। ये कैसे बताएं, ये कुछ एग्जांपल। अब हमने एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लिया, जनरल सी बात है। ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब ये इस कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन पे जुड़ने से प्लस यहाँ पर आएगा और वो केटायन स्टेबल होगा। अब जैसे केटायन बनेगा, रिअरेंजमेंट की संभावना है कि नहीं, ये रीअरेंज कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे रीअरेंजमेंट करके यहाँ पर पहुंचेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, इसका नाम होगा रीअरेंज प्रोडक्ट। यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, इसके स्थान पे HX ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ROS ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये H+ इलेक्ट्रोफाइल है, O- क्या है, न्यूक्लियोफाइल, एटसेट्रा। आप जो भी चाहें किसी भी रीजन को ले सकते हैं, बशर्ते इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। बोलो नेक्स्ट। ऐसे यहाँ पर हम बात करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रोफाइल किनारे वाले कार्बन पे जुड़ेगा पहले और तुरंत NCC बन जाएगा। वैसे तो बुक्स में डायरेक्टली हमें NCC बनाना चाहिए, बुक्स में मैग्नीशियम कभी लिखना हो तो हमें डायरेक्ट क्या बनाना चाहिए बताओ, यहाँ से हमें ये NCC बना देना चाहिए। NCC मतलब नॉन क्लासिकल। इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ चिपका दें, इसमें रिएरेंजमेंट नहीं होगा। ये रिंग खुलेगी कहाँ से, जहाँ केटायन स्टेबल, फिर से ये वाला बॉन्ड वापस निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ रिंग खुलेगी, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट। किस पे, पर वो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर अक्सर होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन छोड़ दो तो सबके पास न्यूक्लियोफाइल होगा पक्का। इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो ये मैग्नीशियम होगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास, सॉरी ये मैग्नीशियम होगा, और इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं होगा तो ये मैग्नीशियम। अब आप यहाँ इनका इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, X2 लेंगे तो हेलोजनेशन हो जाएगा, IX लेंगे तो इंटर हेलोजनेशन हो जाएगा। बोलो हाइड्रोक्लोरिनेशन, IBR ले सकते हैं, CLF ले सकते हैं, XOH ले सकते हैं, X2 और वाटर ले सकते हैं, क्योंकि X और OH वही चीज बना, वाटर और X2 मिलकर वही चीज बनाते हैं। अब ये सारे रिएक्शंस आगे लिखा हूं, ये सारे रिएक्शंस आगे लिखे हैं। अब आपको एक प्रकार से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस करना है, जैसे HX एडिशन, डिसिप्लिन के साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। ठीक है, तो इसमें एडिशन ऑफ HX, चूंकि H और X जोड़ते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रो हेलोजनेशन। कभी भी कोई जुड़े तो जिनेशन लगा देते हैं, निकले तो लिसिस लगा देते हैं, या जिनेशन लगाना है तो पहले डी लगा देते हैं। अगर कुछ निकल रहा हो तो क्या लगा देंगे, उसके आगे डी लगा दो। ठीक है, और जुड़ रहा हो तो डी हटा दो। जैसे हाइड्रोजन हेलोजन जुड़ रहे तो नाम क्या हो गया, हाइड्रो हेलोजनेशन। ठीक है, एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, सिंपल। HX से क्या निकलेगा, H+ और X से पहले H यहाँ जुड़ेगा, दोनों कार्बन में से कहां अटैक कराएं, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी H को अटैक करा दें, केटायन बनेगा, उसके टाइम पे X- अटैक करेगा, बन जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ये कार्बो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है बेटा, कार्बोकेटायन। अब इसमें HX के स्थान पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पर HF, HCl, HBr, HI कुछ भी ले सकते हैं, परंतु रिएक्टिविटी ऑर्डर में HI सबसे क्या होता है, क्योंकि HI आसानी से डिसोसिएट होता है, इसलिए HI का रिएक्शन सबसे क्या होता है, फास्ट होता है पक्का। नेक्स्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, रिएरेंजमेंट पॉसिबल होगा, ये सारी बातें हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इससे एल्काइल हैलाइड हम बना लेते हैं, ये 2 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी है, पर एल्काइल हैलो एल्कीन का प्रिपरेशन पक्का। क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, तुरंत आप बता देंगे, बता दो क्या बनेगा। अब सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो सोचना पड़ेगा। सिमेट्रिकल में तो एक जगह क्या जोड़ दो H, एक जगह क्या जोड़ दो Cl। अगर मैं ये नहीं भी पढ़ाता तो भी आपको पता था। तो अगला टेस्ट आपको जल्दी है, कोई 2 दिन के बाद कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है, उसमें GOC आएगा और एक टेस्ट दूसरे बाद हेलो क्या आएगा, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स। हाइड्रोकार्बन आ रहा है, हाइड्रोकार्बन और हेलो एरीन, हेलो एल्कीन मिला के आएगा, क्योंकि हम मिला के पढ़ा रहे हैं। ये SN1 का ऑर्डर, SN2 का ऑर्डर, HX एडिशन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कौन एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम, यही सब पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है, या हेलोजन टेस्ट। इसमें अच्छा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो कहां पर H जोड़ेंगे बेटा, H किनारे जुड़ेगा ताकि केटायन बीच में बने, और फिर यहीं पर Cl जुड़ जाएगा। इसी को मार्कोनी का आपने सोचा कि इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाना कठिन होगा कि कौन केटायन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, ये मुश्किल काम है, तो उन्होंने एक नियम बता दिया कि देखो भैया अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप HX में H को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो, और हेलोजन को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम हो। लेकिन अंकल मार्कोनी का रूल में हम चक्कर खा जाते हैं, जैसे इधर मिथाइल लिख दे, इधर इथाइल लिख देंगे तो हाइड्रोजन बराबर होगा, तो चक्कर खा जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो उल्टा हो जाता है। तो इसलिए आप चाहे तो मार्कोनी का आपका रूल रटे, आप चाहे तो ना रटे, सीधा सीधा आपका फंडा है कि जब 2 इलेक्ट्रोफाइल बनने वाले, 2 केटायन बनने वाले हो तो आप उस केटायन को बनाएंगे कि जो स्टेबल केटायन। तो H को कहां जोड़ेंगे बताओ, CH2 पे जोड़ें या CH पे, तो Cl कहां जाएगा, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बोलो बेटा यहाँ पर कहां जोड़ेंगे H को, ये किनारे वाले CH पर, A पर या B पर, A पर, तो Cl कहां जाएगा, B पर। नहीं आया समझ में, यहाँ पर H हम कहां जोड़ें, ये S कार्बन पर H जोड़ें या Y कार्बन पे H, तो X पर H और Y पे Cl हो गया। जो आपके एग्जाम में सवाल आता है वो तो कर चुके हैं आप। ये कुछ और क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा इसमें रिएरेंजमेंट की संभावना भी हो सकती है। अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई H किस में टूटेगा, H+ और I, तो पहले आप H को जोड़ेंगे, H कहां जुड़ेगा, किनारे या बीच में प्लस आएगा, रिएरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, तो रिएरेंजमेंट कर लेंगे हम लोग। फिर रिएरेंजमेंट करके फिर यहाँ पर प्लस आने के बाद यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, I-, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। वापस यहाँ पर क्या करेंगे, HBr को कहां जोड़ें, किनारे A कार्बन पे या B कार्बन पे, A पर, HBr में H जुड़ेगा A पर, प्लस कहां जाएगा बताओ, B पर। रिएरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि अगर बेंजीन के बगल आ गया तो रेजोनेंस करेगा। ओके, तो ये बेंजीन के बगल हम भेज देंगे। अब बेंजीन के बगल आते ही यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, बिहार माइनस, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर या तो सीधा सीधा प्लस कहां, H को कहां जोड़ें, इस A कार्बन पे या B कार्बन, A पर डायरेक्टली केटायन हम B पे बना देंगे, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट आपस में क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि यही वाला केटायन का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या करेंगे आप, बना देंगे आप लोग, बोलिए H को कहां जोड़ेंगे आप, घर से करके लाएंगे क्या, छोड़ दूं, हाँ
HW होमवर्क कर लेना, लेकिन डिस्कस कब होगा? ओके, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन अगर बाई मोर स्टेबल केटायन और मार्कोनी-काफ रूल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम एडिशन करेंगे या तो मोर स्टेबल केटायन के थ्रू या तो मार्कोनी-काफ रूल के थ्रू। आया समझ में? ये जो मैं पहले बताना था ये बाद में आ गया, स्लाइड इसको पहले आना चाहिए था, न जाने क्यों जो है बाद में आ गया। अब मुझे बताएं इसमें H कहां जोड़ेंगे? मार्कोनी-काफ ने सोचा था कि बच्चे कितने कमजोर होते हैं पढ़ने में, है ना, तो उनको काहे के लिए मेहनत कराओ, H गिन के बता दो भाई, काहे केटायन एनायन के चक्कर कर रहे हो, तो यहाँ पर ये CS2 पर H, यहाँ पर I, ठीक है। मार्कोनी-काफ रूल आप जानते हैं, लिखूं या जानते हैं? रिच बिकम्स रिचर, जो कार्बन हाइड्रोजन से पहले से ही रिच हो वो और ज्यादा रिच हो जाएगा रिएक्शन के बाद, जैसे हमने यहाँ HX जोड़ा, ठीक है। तो ये H कहां जोड़ेंगे जल्दी से बता दो, जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। मैं लिखूं क्या? मतलब H will go to that carbon which have more number of hydrogen and halogen will go to that carbon which have less number of hydrogen। तो यानी ये बॉन्ड टूट के यहां पर आएगा और ये H जुड़ेगा कहां पर? H जुड़ेगा इसके साथ और X जुड़ेगा इसके साथ। ये मार्कोनी-काफ का नियम। यहां पर एक बात याद रखना, बस कंडीशन अप्लाई, R शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। R की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तभी ये मामला ऐसा होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। R के स्थान पे कोई एल्काइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंज, कोई भी केटायन को स्टेबल करने वाले ग्रुप लगे होंगे, परंतु अगर R के स्थान पे व्हेन R इक्वल टू व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच देन रिएक्शन अगर बाय एंटी मार्कोनी-काफ। क्यों? क्योंकि केटायन यहां स्टेबल नहीं होगा, केटायन यहां पर स्टेबल होगा। ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा, बोलो जब आप इसमें H+ आयन से रिएक्शन कराओगे तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा और माइनस से जुड़ जाएगा ये CS2। अब इस पर क्या अटैक करेंगे? Cl- और ये बन जाएगा। नहीं आ रहा समझ में आप लोगों को? बोलो। अच्छा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है बताओ? एंटी मार्कोनी-काफ मेथड से होता है। इसे खरास पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं हम लोग, है ना। इसको लिखा होगा शायद आपने नोट नंबर 2, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन अकर बाय एडिशन ऑफ HBr, ओनली HBr अकर बाय एंटी मार्कोनी-काफ रूल। एंटी मार्कोनी-काफ रूल पूरा लिखूं या चलेगा काम? वो तो प्लस केटायन स्टेबिलिटी, ये मार्कोनी-काफ रूल होगा। यहां पे अगर -M ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -M -H -I ग्रुप लगाओ, क्लोरीन केटायन की ऑक्टेट को पूरा कर देता है। इनका एक सवाल है, वो सवाल सबको हो सकता है, डाउट हो सकता है कि जैसे अगर हमने क्लोरीन लगा दिया सर, तो क्लोरीन के केस में हम HCl का अटैक कैसे कराएं? तो आपको बता दूं कि अगर आप क्लोरीन के केस में HCl का अटैक कराएंगे, इसका देखो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन तो ये खींचता ही खींचता, तो यहां से भी खींचता, यहां से भी खींचता, तो इलेक्ट्रॉन की कमी यहां भी है, यहां भी है, परंतु अगर थोड़ा बहुत देता है तो किसको देता है? रेजोनेंस में अगर थोड़ा बहुत देता है, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात करें, रेजोनेंस करें, रेजोनेंस का वीक इफेक्ट होता है, परंतु इसका रेजोनेंस में जो देगा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस में किसको देगा? ये लोन पेयर यहां पे आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट यहां पर आएगा ना, इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? इसका हाइब्रिड बनेगा Cl CH2 डॉटेड लाइन यहां पर डेल्टा प्लस, ये लोन पेयर यहां डेल्टा माइनस। तो कार्बन का कौन सा कार्बन इलेक्ट्रॉन का रिच है? ये किनारे वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन का रिच है, तो ये H+ को कहां अटैक करना चाहिए बताओ? किनारे वाले कार्बन पे जाएगा। जब H किनारे जाएगा तो प्लस कहां आएगा? बीच में। एक और बात करें, अगर यहां पर H ने अटैक किया तो केटायन आएगा बीच में, ध्यान से देखना, आपके मन में डाउट होगा कि क्लोरीन एंटी मार्कोनी-काफ एडिशन होना चाहिए था। सेकंड रीजन, अगर हमने H+ को जोड़ा A पर, ठीक है, अगर हमने H को A पे या B पे जोड़ा ऑन B, तो प्लस कहां दिखेगा? बोलो, A पर। अभी क्लोरीन को डिस्टेबलाइज करेगा अपने -I इफेक्ट से, ये -I इफेक्ट से, यहां पर देखो यहां अल्फा H कितने, यहां पर अल्फा H 2 है और साथ में ये -I से इसको स्टेबिलिटी घटाता है, साथ में अल्फा H से स्टेबिलिटी इसकी बढ़ाता है और -S से इसकी स्टेबिलिटी क्या करता है? घटाता है। अल्फा H अभी मिटा के आप -I से कंपेयर करो, फिर अल्फा H से कंपेयर कर लेंगे, स्टेबिलिटी घट रही है। अगर आपने इसको अपने A पे जोड़ा ऑन A कार्बन, है ना बेटा, तो ये यहां भी अनस्टेबल कर रहा है -I इफेक्ट से, ये अपने -I इफेक्ट से, ये इसको -I इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा घटा रहा है, ये -I इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी यहां भी घट रही है, यहां भी घट रही है, परंतु कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। वो कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर यहां बैक बॉन्डिंग और दूसरा फैक्टर यहां अल्फा H कितने हैं बताओ? अल्फा H 3 है, यहां अल्फा H कितने हैं बताओ? 2। एक तो ये फैक्टर इसको स्टेबल कर रहा है, दूसरा फैक्टर क्लोरीन का लोन पेयर कभी-कभी इसके पास जाके इसका ऑक्टेट पूरा करते हैं, है ना बेटा, कभी-कभी जाके इसका ऑक्टेट क्या करते हैं? अनस्टेबल तो इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट में इसको थोड़ा ज्यादा करेगा, इसको थोड़ा कम करेगा, परंतु स्टेबल होने का मौका सिर्फ यही मिल रहा है, आशीर्वाद सिर्फ स्टेबिलिटी केटायन को ही मिल रहा है स्टेबिलिटी का, तो ये वाला केटायन मोस्ट स्टेबल होगा। अब मुझे बताइए, ये H+ और Cl में से H को अटैक कहां करना चाहिए? इसको B पे नहीं करना चाहिए, ये H+ को अटैक कहां करना चाहिए? A पर। तो H जब A पर अटैक करेगा तब इस पर कौन अटैक करेगा? Cl- और ये बन जाएगा एक ही कार्बन में 2 Cl, ज़ेम डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अच्छा, इथाइलिन डाइक्लोराइड और इथाइलिन डाइक्लोराइड में क्या अंतर? इथाइलिडीन और इथाइलिन, हाँ, इडीन में एक ही कार्बन पे जुड़ा होगा और इन में दोनों अलग-अलग कार्बन पे जुड़ा होगा, याद रखना इसको। हाँ, एक 1,2 होता है, विसिनल होता है और एक ज़ेम होता है, एक 1,1 होता है। तो इथाइलिडीन 1,1 हो गया और 1,2 वाला क्या होता है? इथाइलिन, ठीक है। पर वो अलग, जैसे डोमिनेटिंग तो यहां भी है, मैं कह रहा हूं क्लोरीन का तो -I उसके प्लस पर डोमिनेट करता है, तो -I से प्रभाव तो एक ही जैसे दे रहा है ना, मतलब डोमिनेटिंग है पर कम डोमिनेटिंग इफेक्ट की वजह से थोड़ा इसको आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? वो या नहीं, कंसीडर तो हम कर ही रहे हैं बेटा, आप सिर्फ -I केटायन की स्टेबिलिटी के केस में जब सेम कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो, रुक जाओ, जब सेम कार्बन पे अटैच हो तब वहां पर तो आप बैक बॉन्डिंग देखिए बेटा, आया समझ में? चलो
इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन अगर बाय एंटी मार्कोनी-काफ रूल, और जिस पेरोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं वो कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं आप, H2O2, मिथाइल पेरोक्साइड, ये बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड लिया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो HBr मार्कोनी-काफ से जुड़ रहा था वो एंटी मार्कोनी-काफ से जुड़ने लगता है। क्यों? मैकेनिज्म बदल जाता। पेरोक्साइड मैकेनिज्म को क्या कर देता है? अच्छा बताओ, HBr का एडिशन आयनिक है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? HBr का एडिशन क्या है? HBr का HBr H+ और Br- में टूटता है, आयनिक है। लेकिन HBr और पेरोक्साइड क्या आती है मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। जहां हेल्पर हाई हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट और पेरोक्साइड आते हैं वहां पर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल्स हो जाता है। तो वो फ्री रेडिकल की वजह से सब चेंज हुआ। मैं बता दे ऐसा क्यों? ये एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अकर बाय, या लिखा है एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, या इसी को एंटी मार्कोनी-काफ एडिशन ऑफ HBr लिखा जाता है बुक्स में, या इसे लिखते हैं खरास पेरोक्साइड इफेक्ट। खरास नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये खरास पेरोक्साइड ऐसा क्यों होता है? रीजन, जो पेरोक्साइड होते हैं ये पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बहुत वीक होता है और ये होमोरेडिकली टूट जाता है और बन जाता है एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। और जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स होता है वो तुरंत HBr से रिएक्ट करके पहले HBr के बॉन्ड में होमोलिसिस करके ये बना देता है ROH, और क्या बन जाता है? Br फ्री रेडिकल। यानी अगर हम इसकी समरी लिखें, यदि इसकी समरी लिखें तो पहले ये एल्कोक्सी बनता है फिर रिएक्ट कर जाता है, तो एक पेरोक्साइड और एक HBr जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है एक एल्कोहल और बन जाता है एक RO डॉट और एक बन जाता है Br फ्री रेडिकल। इसमें Br फ्री रेडिकल जो होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अभी Br फ्री रेडिकल जो होता है ये एल्कीन पर अटैक करता है। ये मैंने नहीं बताया, किसने बताया? खरास अंकल ने। तो ये जो भी कुछ उल्टा सीधा होगा सब गाली किसको देंगे आप जो है? हाँ, मेरे को नहीं देंगे। तो बताओ ये Br कहाँ टूटेगा? Br अब यहाँ पर Br के यहाँ अटैक करने से दो ऑप्शन है। ये होमोलिसिस हो जाएगी, जब भी कोई फ्री रेडिकल कहीं पर अटैक करता है तो बॉन्ड में होमोलिसिस हो जाती है, और होमोलिसिस होगी तो बनेगा एक कार्बन का फ्री रेडिकल, एक CH2 का फ्री रेडिकल। बोलो बेटा, एक CH2 और एक क्या बनेगा? ये CH फ्री रेडिकल। दो फ्री रेडिकल बनेंगे और Br दोनों में से एक से जुड़ जाएगा। अब Br को कहाँ जुड़ना चाहिए? Br अगर इस A से जुड़ा तो फ्री रेडिकल B पे, X से जुड़ा तो फ्री रेडिकल Y पे नजर आएगा, और Br अगर Y से जुड़ा तो फ्री रेडिकल X पे नजर आएगा। तो बस पहले ऐसे दो फ्री रेडिकल बनेंगे, ऐसे दो फ्री रेडिकल बनेंगे, और Br दोनों में से किसी एक से जुड़ जाएगा। इससे जुड़ा तो ये दिखेगा, इससे जुड़ा तो ये दिखेगा। तो आप याद रखना Br इस हिसाब से जुड़ता है कि जो रिजल्ट बने वो क्या बने? स्टेबल बने। तो रिजल्ट को स्टेबल करने के लिए Br को कहाँ अटैक करना चाहिए? जल्दी से बता दो। कहाँ? A पर। आप चाहे तो दोनों जगह जोड़ के देख सकते हैं यहाँ पर, है ना? Br ऑन B, अगर B पे जोड़ देंगे तो बन जाएगा CH Br CH2, और यदि Br को आपने ऑन A कार्बन पे जोड़ा तो बन जाएगा CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। बन गया? पक्का? नहीं आया समझ में? अब HBr कहाँ जोड़ेंगे? जल्दी से बता। यहाँ पर HBr, अभी HBr फिर इस पर अटैक करेगा, यहाँ होमोलिसिस होगी और बन जाएगा प्रोपेन। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ये झूठ मूठ का समय बर्बाद हो रहा है यहाँ पे, है ना? इसको बंद कर दें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ रिएक्शन की शुरुआत हुई, इसे चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। ये रिएक्शन बढ़ रहा है, इसे क्या कहते हैं? चेन प्रोपगेशन स्टेप। आखिरी में जो Br बना और ऐसे ही कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे तो रिएक्शन रुक जाएगा। उस स्टेप का नाम क्या होगा? जल्दी से बता दें। उसे कहेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें दो Br आपस में क्या बना देंगे? जो है Br2। छोड़ो ये सब कहानी, बस सीधी सीधी बात है। हमारे काम की बात यह है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ से हमें पहले Br फ्री रेडिकल मिलता है, एल्कोहल मिलता है और RO। तो यहाँ पहला अटैकर Br होता है, और पहला अटैकर हमेशा किनारे अटैक करता है। HBr में पहला अटैकर कौन था? H+ था, उसने कहाँ अटैक किया? किनारे। यहाँ पर पहला अटैकर कौन है बताओ? Br। ये भी कहाँ अटैक कर रहा है बताओ? किनारे अटैक कर रहा है। पक्का? याद रखना इस बात को। ये मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और बात बताएं कि ये पेरोक्साइड का आने जाने से प्रभाव, पेरोक्साइड की वजह से प्रभाव सिर्फ HBr पर ही पड़ता है, HFHCl पे नहीं पड़ता, क्योंकि HFHCl का बॉन्ड मजबूत होने की वजह से एल्कोक्सी फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता, और HI का बॉन्ड इतना कमजोर होता है कि कई सारे HI एक साथ टूट जाते हैं, और I का कार्बन पे अटैक करने के बजाय एक I दूसरे I के साथ मिलकर क्या बनाता है बताओ? I2। तो याद रखना ये इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड हमेशा किस पर देखा जाता है? HBr पर। HFHCl और HI पर नहीं देखा जाता। तो इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड इज सीन क्या क्या बेटा? नहीं, आप देखो ये सारे रूल जो हैं वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो उनके लिए लागू होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो ये जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अलग टाइप की हो जाएगी, तब ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तब वहां पर उल्टा होने लगे। ये सारे रूल जो है मार्कोनी-काफ एंटी मार्कोनी-काफ रूल हम जो बोल रहे हैं किसके लिए एप्लीकेबल है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगे होंगे, केटायन डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप लगे होंगे, फ्री रेडिकल डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप लगे होंगे, तो ये सब उल्टा लिखेंगे आप। आया समझ में? तो चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, इजाजत है पूछने की? अच्छा, इसमें रिएरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? इसमें रिएरेंजमेंट है क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल में रिएरेंजमेंट नहीं होता। रिएरेंजमेंट हमेशा किसमें होता है? कार्बोकेटायन। तो चलिए ये रहा एक क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, नहीं कंप्यूटर स्क्रीन। हाँ बेटा, सीएल में नॉर्मल ही बनाएगा। सीएल में हमेशा वही मार्कोनी-काफ नॉर्मली आयनिक मैग्नीशियम। ठीक है, तो आप मुझे बताओ HBr लेंगे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? ऊपर वाले Br बीच में, पक्का? और इसमें Br कहाँ हो जाएगा? किनारे 1 डिग्री। अच्छा, इसमें Cl कहाँ? बीच में। इसमें बोलो बीच में। इसमें दोनों में प्रोडक्ट क्या होंगे? सेम। नो इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड इन द केस ऑफ HCl। पक्का? यदि अगर मान लिया एग्जामिनर ने ऐसे यहाँ लिख दिया, इसमें क्या बनेंगे? ये आयनिक होगा, इसमें बन जाएगा ये प्रोडक्ट। बता दो, इसमें बनेगा रिएरेंजमेंट प्रोडक्ट Br, लेकिन इसमें रिएरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं है। बाकी सब में Cl बीच। यार सब आपको आता, क्यों पढ़ रहे हैं फिर, है ना?
आ रहा है समझ में, Br2 से, हाँ, तो इसी जगह Br2 जुड़ जाए इसमें, लेकिन ये आगे आने वाला है, ये आने वाला है, लेकिन उससे पहले अब आपने पूछा है तो हमारा, हम सबका फर्ज बनता है, आपका भी बिना बताए आपको आना चाहिए। अब एक बात आपको जानना चाहिए यहाँ पर कि जब भी किसी एल्कीन या एल्काइन में हम हेलोजन को भेजते हैं तो हेलोजन भी पोलराइज हो जाता है, और ये पोलराइज होकर दो पार्ट में टूटता है, एक बनता है बिहार प्लस और एक क्या बन जाता है बिहार माइनस। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो इस पर अटैक करेगा। अब बताओ सीसी बनेगा कि एनसीसी? अच्छा, इसको मुझे कॉपी कर लेना चाहिए था, इससे क्या बनेगा एनसीसी। तो जब एनसीसी हम बनाएंगे, ये बन गया। अब बिहार माइनस ये रिंग खुलेगी, रिंग किधर से खुलेगी याद रखिएगा, ये रिंग खुलेगी जी केटायन स्टेबल होगा, ये यहां से खुलेगी और ये फिर यहां पर, और यहां पर बन जाएगा अगर हमने यहां पर Br2 ले लिया। लेकिन पढ़ाना मुझे आगे था पर आपने पहले पढ़ लिया, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है आगे पढ़ाने की आवश्यकता है, सावधान आगे समझना आपको, तो बस इतना याद रखना। डाउट क्लियर है आपका? यहाँ एनसीसी क्यों बना? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर था, वहां एनसीसी क्यों नहीं बना? क्योंकि जहां जहां इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा वहां वहां ऐसा बनाएंगे, जहां लोन पेयर नहीं होगा वहां पे वैसा बनाएंगे। किसमें? इसमें एल्कोहलिक है, सिर्फ एल्कोहलिक की वजह से नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा वापस। बस मैं अभी आ रहा हूं, हाँ लाइक आइए, हाँ हाँ, इसे फोर्थ आंसर करेक्ट है, वो फोर्थ है, वो अभी आगे, अब वो उसको दो अलग अलग, ये इससे अलग है, वो रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, इसके पड़ोस में कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पड़ोस में हाइड्रोजन है, ये वापस इससे नहीं पाएंगे, वो रिएक्शन अभी आप आगे खुद ही करेंगे। अच्छा, आपसे भूख लगे क्या?